हेलो एवरीवन। जैसे कि अब सब स्टूडेंट्स को पता चल गया है कि जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स रह गए थे, सीबीएसई ने उनकी डेट्स को डिक्लेयर किया है। तो उसके बाद मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के फ़ोन आए क्योंकि बीच में वो बिल्कुल केयरलेस हो गए थे, स्टडी से थोड़ा-सा डिटैच हो गए थे। दे आस्क्ड फॉर सम इंस्ट्रक्शंस, फॉर सम क्लूज़, फॉर सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो उन सब की हेल्प के लिए मैंने इस वीडियो को शूट किया है। उसके लिए मैंने ये कोशिश की है कि आपको एक जनरल इंस्ट्रक्शंस मिल जाएँ और उन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू, उन टॉपिक्स के थ्रू जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, वो थोड़ा-सा और आगे जाके काम कर सकें। जो बिल्कुल लेवल पर हैं, उनके मार्क्स थोड़े और बढ़ सकें और जो इंटेलिजेंट वन्स हैं, वो और अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकें, मार्क्स को और आगे ले जा सकें। ताकि ये जो बीच का समय हमें मिला है, ये इसकी वजह से हमारे मार्क्स कम नहीं हो जाने चाहिए, बल्कि इस टाइम को यूज़ करके अगर पहले हमसे किसी पेपर में कोई कमी हो गई है, इस टाइम को यूज़ करके हम उस कमी को भी कंपनसेट कर सकें और यहाँ पे हम अपने अच्छे मार्क्स की तरफ जा सकें। तो यहाँ पे अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि जो-जो इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, वो सब चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। लेकिन इस वीडियो के बाद भी अगर आपको कुछ लगे कि आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आई विल ट्राई टू हेल्प यू इन दैट ऑल्सो। तो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। बेटा यहाँ सबसे पहले एक चीज़ ज़रूरी है कि पेपर आप जानते हो कि आपको 15 मिनट्स पहले दे दिया जाता है, जिसमें आप पेपर को, क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हो। तो उस क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हुए हमें ये क्लियर इंस्ट्रक्शन होती है सबसे पहले कि आप क्वेश्चन पेपर पे मार्क कुछ नहीं करोगे और उस वक्त हमारी आंसर शीट सील्ड होती है, उसपे तो हम कुछ लिख नहीं सकते होते, सिर्फ हमने अपनी जनरल इंस्ट्रक्शंस को उसमें फिल किया होता है। तो जब आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ रहे हो, उसके आपका पूरा क्वेश्चन पेपर है, जनरली वो कंसेप्चुअल आता है। 1 टू 20 मार्क्स के हमारे क्वेश्चंस हैं, जिसमें हमें फिलअप्स आ जाएँगे, मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चंस आ जाएँगे। तो उस तरह से आप क्या करोगे कि आपको जो आंसर समझ आ रहा है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है, आप बिल्कुल उसको ऐसे उसमें टिक कर लीजिए, ताकि अगर उसको आप बाद में जब भी अटेम्प्ट करने लगो, वो आपको उस अपने टिक मार्क से ही समझ आ जाए कि ये मेरा इसका आंसर था। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हो, आपको समझ आ गया, हल्का-सा पेंसिल से उसमें मार्क कर दो। क्योंकि अदरवाइज़ सीबीएसई अलाउ नहीं करता, लेकिन हम जब क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये इसका आंसर है और बाद में टाइम वेस्ट ना हो, आंसर अगर हमने हल्का-सा लिख दिया पेंसिल से, अटेम्प्ट करते जाओ, रब करते जाओ उसको कि हाँ, ये हो गया। तो उस तरह से हमारा बाद का टाइम बहुत बच जाता है। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट चीज़ कि सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ रहे हो, उसमें से जो आंसर आपको एकदम स्ट्राइक कर रहा है, उसको हल्का-सा पेंसिल से मार्क कर दो, ठीक है? अब उसके बाद जो आप पेपर की स्टार्टिंग करोगे, वो हमेशा 6 मार्क्स से स्टार्ट करना, क्योंकि 6 मार्क्स में फिर भी हमें लेंथ चाहिए थोड़ी बहुत, ठीक है? तो उसमें आप उसको अगर आप थोड़ी लेंथ दे रहे हो, तो वो आपके लिए एक मार्क्स फेच करने का काम करती है। फिर उसके बाद आप बिल्कुल ऐसे ही उल्टा चलेंगे, 6 मार्क्स, 5 मार्क्स, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, ठीक है? उसके बाद आप 1 मार्क्स पे जब आ जाते हो, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें तो आप सिंपल भी अगर आप ऐसे लिख देंगे कि ए, बी, सी, जो भी आप मल्टीपल ऑप्शन में है, 1 वर्ड का आप आंसर लिख देंगे कि इसका ये आंसर 1 वर्ड क ये है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का आंसर मैनेजमेंट है, आप सिंपल मैनेजमेंट लिख दो क्वेश्चन नंबर के साथ। तो आपका वो 1 मार्क पूरा हो गया, आपने उसको अटेम्प्ट कर लिया। तो 1 मार्क में आप ज़्यादा आंसर बिल्कुल लिखने की कोशिश मत करो, जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को मार्क कर दो, जो आपका 1 वर्ड का आंसर है सिर्फ़ वो 1 वर्ड लिखो और ज़्यादा से ज़्यादा वो कहते हैं कि आपका आंसर होना चाहिए 1 वर्ड टू 1 सेंटेंस, सिर्फ़ उतना लिखो। लेकिन आपकी जो नंबरिंग है क्वेश्चन्स की, वो ठीक होनी चाहिए। तो यहाँ से एक आपको सीक्वेंस पता चला, आप 6 से स्टार्ट करोगे और अल्टीमेटली क्वेश्चन नंबर 1 तक चले जाओगे। एक चीज़ और ध्यान रखो, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। कोई भी चीज़ आप अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर अटेम्प्ट किया है तो डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? अगर अटेम्प्ट ही नहीं हुआ तो आप भूल जाओ, चाहे वो गलत है चाहे सही है, तो क्या मार्क्स मिलने जब वो अटेम्प्ट ही नहीं हुआ। तो अटेम्प्ट हर क्वेश्चन को कीजिए। तो ये सब चीज़ें आपकी हो गई। और दूसरी बात, जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो बेटा, उसमें सीबीएसई के बहुत क्लियर उसमें आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं
जो हम लोगों के पास की आती है कि वो ये होते हैं कि आपके हेड पॉइंट्स के अलग मार्क्स होते हैं और एक्सप्लेनेशन के अलग। तो पैराग्राफ में आंसर लिखने से बचो, हमेशा हेड पॉइंट्स लिखो, हेड पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दो और जिस लाइन में आपने हेड पॉइंट लिखा है उससे अगली लाइन से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करो। उससे क्या फायदा होगा, एक तो आपकी आंसर की लेंथ ज्यादा लगेगी और दूसरी बात आपका जो हेड पॉइंट है वो एकदम हाईलाइटेड हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ ही एक्सप्लेनेशन स्टार्ट नहीं हुई, वो तो नेक्स्ट लाइन से आपने लिखी है। तो हेड पॉइंट एकदम एग्जामिनर को दिखेगा और वो हेड पॉइंट्स के अलग मार्क्स, एक्सप्लेनेशन के अलग, और उसमें भी आपने जो अच्छा काम किया हेड पॉइंट को एक्सप्लेनेशन से थोड़ा सा गैप दे के लिखा, तो उससे एकदम वो विजिबल हो गया एग्जामिनर को, वो आपका कंटेंट ढूंढ नहीं रहा, वो उसको एकदम नजर आ रहा है। तो ये सब चीजें हैं जो आपको अटेम्प्ट करते हुए, पेपर अटेम्प्ट करते हुए ध्यान रखनी है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। हमारे बुक में कितनी ही ऐसी चीजें हैं कि अगर हमने एक चीज पढ़ ली तो हमें दूसरी को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर टाइम कम है तो। अगर टाइम है तो जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुछ डिफरेंस तो होता है। लेकिन अगर बाय चांस हमारे पास टाइम की कमी है तो हमने एक चीज पढ़ ली और उससे दूसरी चीज को हम कैसे पढ़ सकते हैं, वो बहुत सिंपल सी चीजें हैं। तो कुछ चीजें जो आपके काम आएंगी वो मैं आपको बता दूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के हमने फीचर्स किए। अब अगर हमने किसी भी चीज के फीचर्स कर लिए, उससे इंपॉर्टेंस हम इजीली बना सकते हैं, एटलीस्ट कुछ पॉइंट्स की तो बना सकते हैं। बिल्कुल छोड़ देने की बजाय हमने उसको यूज किया फीचर्स को ही और उसकी इंपॉर्टेंस बना दी। जैसे एग्जाम्पल लो, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा उस एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मैनेजमेंट को ही ले लिया, मैनेजमेंट के हमने फीचर्स कर लिए, ठीक। उस फीचर्स में हमने कहते हैं मैनेजमेंट के फीचर्स में मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। अब ये हमने याद किया, हमने फीचर्स हमें आते हैं, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज डायनामिक। लेकिन क्वेश्चन वहां पे क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसी चीज को अब हमें, अगर हमने यहाँ पे वर्ड इज लिख दिया तो इसका मतलब हम फीचर्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसी वर्डिंग को थोड़ा सा चेंज कर दें तो हम इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को। कैसे? वर्डिंग को चेंज करके, बस आप ये कर दो इट इज हेल्पफुल इन, इट इज हेल्पिंग इन, वो बस आपकी फीचर्स से कन्वर्ट होके आ गई इंपॉर्टेंस में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मैंने इसी से करेक्टर्स, इसी फीचर से इसको चेंज कर दिया, इट हेल्प्स इन अचीविंग द गोल्स। तो ये हो गई हमारी इंपॉर्टेंस। सेकंड पॉइंट था हमारा, इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अब ग्रुप एक्टिविटी को मैंने उसको इंपॉर्टेंस में कर दिया चेंज, कैसे? इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग द ग्रुप एफर्ट्स। एक हमारा और फीचर है, इट इज डायनामिक, उस फीचर को मैंने कन्वर्ट कर दिया इंपॉर्टेंस में, दैट इट मेक्स द ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक। तो ये क्या चीज है, हमने फीचर्स को यूज किया इंपॉर्टेंस के लिए। टाइम कम है तो इस तरह से एक टॉपिक को आपने दूसरे टॉपिक के लिए यूज कर लिया और आप किसी और टॉपिक को लर्न करने लगे। ओके, एक ऐसा ही और चीज लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारा टॉपिक आता है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या है कि क्यों हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाता, इट इज नॉट रीचिंग टू द receiver, it is not received by the receiver in the same manner as the sender wanted to convey it। जो सेंडर ने कहना चाहा वो रिसीवर को रिसीव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, वो सारे पॉइंट्स हमारे आ जाते हैं बैरियर्स में। अब उसी बैरियर का एक और हमारा टॉपिक बनता है, दैट व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज बैरियर्स। हम इस बैरियर्स को कैसे हटाएं। इन्हीं बैरियर को अगर आपने याद कर लिया तो बस सॉल्यूशन को याद करने की जरूरत ही नहीं है। इन हर उसके बैरियर के हिसाब से आप उसका सॉल्यूशन साथ साथ बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक सिमेंटिक बैरियर आता है omitted राइट वर्ड्स। आपने जो वर्ड यूज करना चाहिए था आपको, आपने उसको यूज ही नहीं किया। अब आप इसी का सॉल्यूशन बना दो, यूज राइट वर्ड्स, ये आपका सॉल्यूशन बन गया। एक वर्ड आता है लैक ऑफ ट्रस्ट, मींस जो रिसीवर और सेंडर हैं दे डोंट ट्रस्ट ईच अदर। आप इसी बैरियर को सॉल्यूशन में चेंज कर दो, प्रेजेंस ऑफ ट्रस्ट शुड बी देयर बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। एक हमारा पॉइंट आता है उसमें ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज।
मतलब उनके बीच में कोई भी ऐसी फैसिलिटीज नहीं है। फॉर एग्जांपल आप वहाँ कोई कंप्लेंट बॉक्स नहीं लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल उनकी कोई ऐसी टीम नहीं बनी हुई है जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स हों, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन इजीली हो जाए। तो जब ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है विच इज वर्किंग एज अ बैरियर, हम इसको कैसे रिमूव कर देंगे? प्रेजेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी। तो इस तरह से हमने जो ये एक टॉपिक किया बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन का, उसी से हमारा बन गया सॉल्यूशन ऑफ बैरियर्स, और इसको करने का हमारा टाइम बच गया। ओके, और अब ऐसे ही एक और चीज लीजिए, फंक्शंस ऑफ स्टॉक मार्केट। इट इज सेम एज द फंक्शंस ऑफ सेकेंडरी मार्केट। हमारी दो चीजें हैं, एक होती है प्राइमरी मार्केट, एक होती है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट के भी सेम फंक्शंस हैं जो स्टॉक मार्केट के हैं। आपने एक को लर्न कर लिया, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोई भी आ जाए आपके पेपर में, सेकेंडरी मार्केट आ जाए या स्टॉक मार्केट आ जाए, आप उसको स्टॉक एक्सचेंज आ जाए, तो आप उसको क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे वर्ड यूज कर लेते हैं हम, स्टॉक एक्सचेंज। तो इन दोनों के फंक्शंस बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब इधर से पहले हम कवर करते हैं। यहां से हमने बैरियर्स किए थे कि बैरियर्स के साथ उनका सॉल्यूशन है। उसके बाद हम आते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसी के साथ ये अगर हमने कर लिया फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो एक और टॉपिक आता है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको ये एकदम फीलिंग आएगी कि ये चीज मैंने पहले कहाँ पढ़ी है। तो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, वो आपने सेम टॉपिक वर्ड स्ट्रक्चर के साथ कहाँ पे पढ़ लिया था? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। क्योंकि फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है? दैट स्ट्रक्चर विच इज मेड टू फुलफिल द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, दैट इज द फॉर्मल स्ट्रक्चर। और इनफॉर्मल क्या है? हम लोग फॉर्मल स्ट्रक्चर में काम करने आए, वहां पे हमारी आपस में किसी के साथ दोस्ती हो गई, तो वो है हमारा इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। तो बहुत सिंपल सी बात है कि फॉर्मल स्ट्रक्चर में जो कम्युनिकेशन होगी वो कैसे होगी? वो तो पूरी स्केलर चेन से होगी, पूरी रिकॉर्ड रखा जाएगा उसका। लेकिन जो इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं उनमें कम्युनिकेशन कैसे होगी? इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में कैसे होगी कम्युनिकेशन? कोई लिख के नहीं होगी, वो कैसे होगी? वर्बली होगी, कोई रिकॉर्ड नहीं है उसमें। तो यही जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की को हेल्पफुल होता है, और जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को फाइंड आउट करता है, उसके लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, और उसके बाद अब एक पॉइंट हमारा एक चैप्टर में आता है, ऑर्गेनाइजिंग में ही आता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की अगर आपने इंपॉर्टेंस कर ली तो बिल्कुल सेम आएगा डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस। बस वर्ड चेंज कर देना है आपने। वो रीजन क्या है? डेलीगेशन का मीनिंग क्या होता है बेटा? डेलीगेशन का मतलब होता है कि किसी सीनियर ने अपना कुछ काम, सम ऑफ हिज ओन वर्क इज गिवन बाय द सीनियर टू द जूनियर। व्हाई? सो दैट द सीनियर कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द इम्पॉर्टेंट टास्क। वो होती है हमारी डेलीगेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट इवन अप टू द लोएस्ट लेवल सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी। मतलब हमने सबको काम दिया नीचे तक, वो है डिसेंट्रलाइजेशन। अगर आपने डेलीगेशन के बेनिफिट्स पढ़ लिए तो आप देखोगे कि डिसेंट्रलाइजेशन के बेनिफिट्स भी सेम हैं। यहां पे भी आपने काम दिया अपने जूनियर को, लेकिन फर्क यह है कि सिर्फ जूनियर को दिया, और यहाँ पे हमने किसको दिया? सबको ही दिया। नीचे से टॉप लेवल ने अपना डिसाइड किया और सबको नीचे तक काम दे दिया। तो इन दोनों के बेनिफिट्स बिल्कुल सेम जाएंगे। डेलीगेशन अगर लर्न हो गया उसके बेनिफिट्स, तो बस वर्ड चेंज कर दो, वहां पे सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड यूज करते रहो, आपका सेम सेकंड टॉपिक भी हो जाएगा, डेलीगेशन। और उसके साथ है आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। ओके, अब उसके बाद एक और चीज, हमारा एक पॉइंट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। हमने किया इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में, हमने बहुत किया था कि ये फ्यूचर को एज्यूम कर लेती है, हम एडवांस में स्टेप्स ले लेते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स ले लेते हैं। और एक हमने किया था पार्ट बी में, इंपॉर्टेंस ऑफ
फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, अगर आपको इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग याद हो गई तो बस आप उसी तरीके से इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग लिख दोगे। बस एक वर्ड साथ में ऐड करते रहना, जहां पे आप सिंपल प्लानिंग लिख रहे थे आप वहां पे वर्ड लिखते रहना फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, फाइनेंशियल ऐड करते रहना प्लानिंग के साथ। उससे आपको इस टॉपिक को भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको पढ़ते ही आपको लगेगा कि मेरा ये टॉपिक भी हो गया। ठीक, अब उसके बाद मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में 2-3 जगह बार बार मार्केटिंग का मीनिंग आता रहता है। बार बार पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपने कॉन्सेप्ट्स में से, कितने कॉन्सेप्ट हैं हमारी फिलोसफीज हैं जिसमें से सेलिंग है, एक सेलिंग कॉन्सेप्ट है, एक हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, उसमें आप सिंपल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को याद कर लो। बस वही आपका मीनिंग है मार्केटिंग मैनेजमेंट का भी। ठीक है, तो एक ही चीज पढ़ने से आपका दूसरा टॉपिक भी अपने आप हो जाएगा। अब उसके बाद इधर से हमने कर लिया था कि फंक्शंस ऑफ स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज इज सिमिलर एज द फंक्शंस ऑफ सेकेंडरी मार्केट। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फैक्टर्स अफेक्टिंग। ये बेटा बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें, लेकिन इसका एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है उसमें। फैक्टर्स अफेक्टिंग में क्या क्या है, ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर है। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, 3 तरह के हमारे उसमें डिसीजंस होते हैं। एक होते हैं फाइनेंसिंग, दूसरे होते हैं इन्वेस्टिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, और थर्ड होते हैं हमारे डिविडेंड डिसीजंस। ठीक, उसके बाद और भी उन्होंने कई चीजें दे रखी हैं, जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो इसमें क्या चीज है, अगर आपने फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर कर लिया, that will be 100% same as the factors affecting financing decisions। बिल्कुल सेम है, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर भी तो डेट इज टू इक्विटी है और फाइनेंसिंग भी डेट इज टू इक्विटी है, तो ये दोनों एक चीज हो गई। ठीक, उसके बाद अगर आपने कर लिया फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो वो भी सेम जाएंगे आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में। बेटा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस वैसे तो 2 चीजों को अपने अंदर इंक्लूड करता है, वो कौन कौन सी हैं, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, फिक्स एसेट्स और वर्किंग एसेट्स। लेकिन क्योंकि हमारा मैक्सिमम अमाउंट फिक्स कैपिटल की तरह इन्वेस्ट हुआ है, फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट हुआ है, तो जनरली इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में हम फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के ही पॉइंट्स को लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंसिंग डिसीजंस और फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी सेम एज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अगर आप ये वाला है तो इसमें थोड़ा बहुत आप फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी लिख सकते हो। अगर सिंपल आ जाए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, 3 पॉइंट्स आप लोग फिक्स कैपिटल के, 3 लोग वर्किंग कैपिटल के, और अगर आप छोड़ना चाह रहे हो, मिनिमम करना चाह रहे हो, तो बस फिक्स कैपिटल को लेके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हो जाएंगे। इन दैट केस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी अ सेपरेट टॉपिक, उसको छोड़ना नहीं है, उसको करना जरूर है, लेकिन फिक्स कैपिटल को आप इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के साथ मैच कर सकते हो, ये दोनों बिल्कुल सेम हो जाएंगे आपके। ठीक, तो इस तरह से हमने 8 टॉपिक ऐसे लिए कि अगर हम ये 8 टॉपिक्स कर लें तो हमें दूसरे 8 टॉपिक्स को करने की जरूरत नहीं है। और फीचर्स तो ऐसी चीज है कि जो हर उसमें टॉपिक में आएगा कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ प्लानिंग, फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग, हर चीज में है। तो आप उसको करने के बाद आप उसकी इंपॉर्टेंस को अपने आप उसके साथ कर सकते हो। दोबारा उन टॉपिक्स को करने की जरूरत नहीं है अगर टाइम की प्रॉब्लम है तो, और अगर टाइम एनफ है तो जरूर उस टॉपिक को आप एक बार देखो। ठीक, इसके साथ मैं आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ क्लूज दे दूं। मेरा वो क्या है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि है क्या। तो आप ये देखो, अगर किसी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आ जाए कंसेप्चुअल में कि दैट एवरी पर्सन, एवरी डिपार्टमेंट इज ब्लेमिंग अनदर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन कह रहा है कि परचेज ने गलती कर दी, परचेज कह रहा है सेल्स ने गलती कर दी, तो इसमें 99% आंसर होता है हमारा कोऑर्डिनेशन। उन्होंने पूछा, आपको पूरा उन्होंने प्रॉब्लम दे दी, एक स्टोरी बता दी कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो आपको आंसर फाइंड आउट करना है और उसके बाद उसे एक्सप्लेन करना है। इन दिस केस इफ दे आर ब्लेमिंग ईच अदर,
तो हमारा आंसर हो जाएगा इट इज कोऑर्डिनेशन। ओके, अब एक और स्टोरी उन्होंने दे रखी है, उसमें कहा कि ऐसे 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 प्रॉब्लम आ रही है और वहां पे सेंट्रलाइजेशन था, अब उसके पास टाइम नहीं मिलता है, डिले इन डिसीजंस हो जाता है, अपॉर्चुनिटीज किसी दूसरे के पास चली जाती हैं। तो देखो एक वर्ड तो उसने अपने आप ही मेंशन कर दिया उसमें अपने क्वेश्चन में कि सेंट्रलाइजेशन है तो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा अल्टीमेटली डिसेंट्रलाइजेशन। क्लू उसने अपने आप दे दिया है आपके क्वेश्चन में। इन द सेम मैनर अगर वो कहें कि हमारे यहाँ फॉर्मल स्ट्रक्चर था, द वर्कर्स आर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड, they are having grudges against the management, they are not emotionally satisfied, in that case what can be done? फॉर्मल स्ट्रक्चर है, हम उनकी इमोशनल नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को डील नहीं कर पा रहे हैं, कोई पर्सनल टच नहीं है। फॉर्मल स्ट्रक्चर को चेंज करके हम क्या ले आएंगे? अ पार्ट ऑफ द इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। बस जो है उसको चेंज कर दो अगर प्रॉब्लम उसकी वजह से है तो। जैसे फॉर एग्जांपल यही बताया, सेंट्रलाइजेशन है तो डिसेंट्रलाइजेशन कर दो, फॉर्मल स्ट्रक्चर है तो इनफॉर्मल कर दो, ब्लेमिंग ईच अदर है तो कोऑर्डिनेशन ले आओ। ठीक है, तो ये चीजें कुछ सिंपल क्लू हैं, कई बार एक दो क्वेश्चन हमारे इसी क्लू से निकल जाते हैं। ठीक, अब इसके बाद कुछ ऐसे सिंपल टॉपिक्स जो आपके लिए अगर कुछ नहीं किया है अब तक तो वो आपके लिए थोड़े से हेल्पफुल हो जाएंगे। फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसके लेवल्स, ये चीजें कर लेना, दैट इज द फर्स्ट टॉपिक। सेकंड इज डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन, तीनों चीजें करोगे, डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें कि आपको बता दिया कि अगर डेलीगेशन कर लिया तो डिसेंट्रलाइजेशन अपने आप हो जाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ मीनिंग में डिफरेंस है, मीनिंग का डिफरेंस जरूर याद कर लेना। ठीक, और उसके बाद ये है आपका थर्ड जो चैप्टर आता है, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। प्रिंसिपल्स आप फ्यूल के भी करोगे, टेलर के भी करोगे और टेक्निक्स भी करोगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ जाता है। और जनरली ये जो प्रिंसिपल्स हैं हर क्वेश्चन के पार्ट में पहुंच जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा, किसी भी चैप्टर का होगा, लेकिन एक क्वेश्चन कई बार उसका पार्ट बन के आ जाता है, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल विच इज वायलेटेड इन दिस क्वेश्चन। और उसके बाद प्रोसेस हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का करो। और अगर आपने जैसे ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस है, कंट्रोलिंग का है, प्लानिंग का है, स्टाफिंग का है, रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, सबके प्रोसेस करने। और अगर आपको ये प्रोसेस हो जाए तो प्रोसेस से आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जनरली जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो आ कैसे रहे हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन में वो प्रोसेस ही दे रहे हैं और प्रोसेस से ही आपको कह रहे हैं यू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन, यू आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट, आइडेंटिफाई द फंक्शन। और अगर आपने प्रोसेस कर लिया तो आप ये मानो कि आपने इंपॉर्टेंस अपने आप कर ली। प्रोसेस जरूर करो, प्रोसेस के साथ आपकी इंपॉर्टेंस और बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस अपने आप हो जाएंगे। जैसे आपने ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस किया, दैट द टोटल टास्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स, एवरी स्मॉल यूनिट विल बी नोन एज ए सेपरेट जॉब। उसके बाद हम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को देते हैं, फिर हम सीनियर जूनियर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं अथॉरिटी देके। तो अगर आपने ये प्रोसेस कर लिया, इस प्रोसेस के साथ ही आप इंपॉर्टेंस निकाल लोगे फटाफट, क्योंकि टोटल काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया तो स्पेशलाइजेशन आ गया। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको अलग अलग दी तो कोई डुप्लीकेशन ऑफ टास्क नहीं हुआ। उसके बाद आपने अथॉरिटी दी, अथॉरिटी से आपको ये पता चल गया कि कौन सीनियर कौन जूनियर। तो जो आपका प्रोसेस ही आपने किया, अगर आपने प्रोसेस कर लिया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंस का आ गया, अल्टीमेटली यू आर एबल टू आंसर इट। आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छूट ही नहीं पाएगा उसमें। ठीक, और उसके बाद फाइनेंशियल डिसीजंस आपने तीनों करने हैं, जो यहाँ पे बताया बेटा। तीन हमारे डिसीजंस हैं, एक है फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट और थर्ड है डिविडेंड। ये तीनों डिसीजंस करने, सेबी को करना है, सेबी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद हमारे प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है, उन सबके इंस्ट्रूमेंट्स को कर लो। ठीक, इतना आप कर लो। इतना करने से जो हमारे बच्चे हैं जिन्हें थोड़ा सा डर लग रहा है, वो कम से कम इस लेवल तक पहुंच जाएंगे। इतना अगर आपने, जितना मैंने वीडियो में कहा है, इतना आपके करने से ये हो जाएगा कि आप इस पेपर को क्लियरली पास कर लोगे।
ठीक है। और जो अच्छे बच्चे हैं इन चीज़ों को दोबारा रिवाइज कर लेना। रिवाइज करने से क्या होगा कि अगर कहीं पे कोई कमी रह रही है, कुछ छूट रहा है, वो भी कंपनसेट हो जाता है, वो दोबारा रिवीजन से दोबारा दिमाग में सेट हो जाता है। ठीक। तो ये जो चीज़ें मेरे दिमाग में अब तक आई, मैं आई ट्राइड माई बेस्ट, स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम सो दैट दिस वीडियो शुड बी हेल्पफुल फॉर यू। आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाए, आपके मार्क्स बढ़ जाएं, ये मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। लेकिन अगर अभी भी आपको कोई भी टॉपिक ऐसा लगे जहां आपको मदद की ज़रूरत है, जहां थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए, कोई इंस्ट्रक्शंस किसी और रिलेटेड, इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ और क्लूज या कुछ और टॉपिक में क्लियरेंस चाहिए, देन प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेजना, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना, so that if you are getting this video, they should also be benefited by this. So it's enough. जितना मैंने अब तक समझा वो आपको मैंने अभी बता दिया, और आपको जो चाहिए वो मुझे आप बता देना, ताकि मैं उसके लिए एक अनदर वीडियो बना के आपके लिए और हेल्प कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल।